हाँ बेटा, तो आज बुधवार का दिन है, जन्मदिन है। और सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो है कि आज 1 मई है और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इसको लेकर कभी कोई दिवस न मनाया जाता हो। आप लोग जानते होंगे ये जो राजगीर होते हैं, ये जो घर बनाते हैं, ये लोग किस दिन को मनाते हैं? विश्वकर्मा दिवस 17 सितंबर को। क्या फिक्स डेट है? 17 सितंबर को प्रत्येक वर्ष एक विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है। ये जो विश्वकर्मा नाम है ये क्यों आया है? देव विश्वकर्मा थे जो देव शिल्पी। देव विश्वकर्मा किसे माना जाता है? किसका स्वरूप? ब्रह्मा जी। 3 महादेव हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं और महेश हैं। इस संसार के सृजन का दायित्व जो है वो ब्रह्मा जी को है। विश्वकर्मा भी तो एक काम करते हैं, आपका घर द्वार ये सब वही बनाते हैं। तो इसलिए 17 सितंबर जैसा ये बता रहे हैं विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है। और आप लोग देखेंगे कि ये लोग उस दिन काम नहीं करते हैं और मशीनों की पूजा होती है, खूब जश्न मनाते हैं, अच्छा खाते पीते हैं। और आज के 30 साल पहले भी ये लोग नहीं कुछ था तो VCR मंगा के उसे एंजॉय करते, सिनेमा लगाई। तो ये आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जाहिर-शुदा है कि ये किसके संबंध में होगा? ये लेबर्स के समस्याओं के बारे में होगा। जो लेबर्स हैं उनकी समस्याओं के बारे में। तो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं लेबर्स की, उनको बारे में होगा। एक चीज और, ऐसा नहीं है कि श्रमिकों के भलाई के लिए हमारे देश की जनता नहीं चिंतित रही है या सरकारें नहीं चिंतित रही। श्रम का महत्व है। एक हमारे यहाँ कहा भी जाता है श्रमेव जयते, श्रम एव जयते, श्रम ही जीतता है। यानी श्रम की आवश्यकता बहुत है। कारण क्या है कि अगर श्रम और भाग्य यानी कर्म और भाग्य इस जीवन को उद्देश्य को पाने में यही जो चीज है जो जहाँ बैठो सहायक होती है। एक लेबर, एक संस्कृत में श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यति कार्याणि न मनोरथैः अन्नै सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन हि सिद्ध्यति, उद्यम से ही, परिश्रम से ही सिद्धत कार्याणि, कार्य होते हैं। न मनोरथ है, सिर्फ मनोरथ से नहीं, सिर्फ कामना करने से नहीं, क्योंकि नहीं सुप्त सिंहस्थ प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अगर शेर सो रहा हो तो उसके मुंह में कभी जानवर खुद नहीं घुस जाएगी, उसे पकड़ना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न पौरुष। भाग्य ही हमेशा फलदायक होता है, न तो विद्या और न पौरुष।
फिर असलियत क्या? दोनों को लेकर चलो। भाग्य तभी बनेगा जब आप श्रम करो, और श्रम करोगे भाग बनेगा, आपके जीवन की सफलता मिलेगी। आज वही श्रमिकों के सत्कार करने का दिन। इसकी शुरुआत वेस्टर्न कंट्री से हुई है, अमेरिका से हुई है, और सबसे पहले 1 मई 1886 को इस संबंध में पहली बार चर्चा। अब आज पूरे संसार में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक और ध्यान दें। सर रीजन था कि 8 आवर्स वर्क करना। एक्चुअली ये जो बात उठी थी शिकागो में, एक स्ट्राइक रूप में उठी थी। स्ट्राइक और लॉकआउट, कि आप लेबर लॉ में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ेंगे। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ थी। स्ट्राइक कौन करता है? मजदूर करता है। और लॉकआउट कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है। एम्प्लॉयर का हथियार है लॉकआउट, और लेबर का हथियार है स्ट्राइक। हिंदुस्तान में राजनीति में इनका जिक्र आया है, ऐसी घटनाएं हुई। अहमदाबाद में का मामला किस सन में हुआ? सर 1917 में, 1917 17-18 से दूर रहेगा। वो केड़ा था। हाँ, शुरुआत हो गई। कहने का मतलब श्रमिकों का जो आंदोलन रहा है, जो रोष रहा है, जो उनका कार्य रहा है, वो हमेशा प्रशंसनीय रहा। 8 घंटे तक ही लेबर करेंगे, इसके लिए ये पहली बार हुआ था। बंद करो। हाँ बेटा, आपके जो लेबर लॉ पढ़ते हैं उसमें भी ट्रेड यूनियन एक्ट और पेमेंट ऑफ द बोनस, पेमेंट ऑफ द वेजेज है, ये सब जो चीजें हैं वो उन्हीं कल्याण के लिए बनाई गई। दूसरी बात, ये जो कम्युनिज्म है ऑल ओवर वर्ल्ड, ये उनका बहुत फेवर करता है। जब यूएनओ बना 1945 में, तो 1946 में ILO बना। ये उसकी एक ब्रांच है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। उसी को यादगार में मजदूरों के सम्मान के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। आज भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मना रहे हैं। अब इसके बाद आजकल के जो ज्वलंत हालात हैं उस पर बात करते हैं, और वो है लोकसभा का चुनाव। आप जानते हैं भारत आजाद कब हुआ? रुक्मणी 47। और ये संविधान कब लागू हुआ? 1950। और उसके बाद से पहला जनरल इलेक्शन 1952 में। तब से अब तक 17 बार इस प्रकार के चुनाव हो चुके हैं, और ये 18वां चुनाव है लोकसभा। इस फैक्ट को इसलिए याद रखिए कि आपके फिलिंग्स में आ जाता है कि 2024 का लोकसभा का आम चुनाव का क्रम क्या है? 16, 17, 18 व 19 सही पे टिक करना है। तो आंख बंद करके लगा देना 18। ये 18 जनरल इलेक्शन। अब बेटा
पहला आम चुनाव 1952 में, और अब तक जो आज चल रहा है ये 18वां आम चुनाव। अब इसके संबंध में थोड़ा और ध्यान रखिएगा कि इस आम चुनाव ये जो है ये 7 चरणों में संपन्न होगा। पहला चरण 19 अप्रैल को था और आखिरी चरण 1 जून को होगा और 4 जून को मतगणना होगी। क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि कितने चरणों में लोकसभा के चुनाव संपादित हुए, और उसमें आ जाएगा 6, 7, 8, 9। आपको 7 चरण से निशान लगा दिया। अब ये 7 चरण में भारतवर्ष के 18 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश सब कवर हो जाएंगे, और साथ में जहाँ विधानसभाओं के चुनाव भी होने हैं वो भी संपादित हो जाएंगे। आपको ध्यान होगा अगर कोई बाई इलेक्शन भी है असेंबली का, वो भी किसी डेट को, सपोज फॉर एग्जाम्पल लखनऊ में लखनऊ पूर्व से भी बाई इलेक्शन है जो उसी दिन होगा जिस दिन लोकसभा का चुनाव होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस चुनाव में एक लोकसभा के मेंबर साहब निर्विरोध जीत चुके हैं, निर्वाचित हो चुके हैं। कौन दलाल हैं भमरा? ये हैं श्री मुकेश दलाल, भाजपा के हैं, सूरत से हैं। सूरत कहाँ है? गुजरात में। नदी के किनारे किस रूप में ज्यादा विख्यात है? सूरत टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के लिए विख्यात। ये निर्विरोध हो गए। आपको ध्यान होगा कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश में मैडम डिम्पल यादव भी कन्नौज से निर्विरोध निर्वाचित हुए। दूसरी बात है लोकसभा का चुनाव हो और चुनाव आयोग की चर्चा न की जाए इसके संबंध में, तो कभी आपका ज्ञान पूरा नहीं माना जाएगा। अब इस पर पहले प्रश्न सुन लीजिए जो पूछा जाता है, लोकसभा का चुनाव कौन करवाता है? भारत का चुनाव आयोग, उत्तर प्रदेश या राज्यों के चुनाव आयोग या अन्य कोई संस्था, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त दोनों। ये भारत का चुनाव आयोग। और अगर भारत का चुनाव आयोग आया तो भारत के संविधान में इसका वर्णन कहाँ है? आर्टिकल 324 चैप्टर का पार्ट कौन है? 15वां खंड है, यानी that is the 15th part, and the articles are 324 to 329. अब चुनाव आयोग की जब बात आएगी तो ये भी तो आपके सामने एक मसला आएगा कि चुनाव आयोग का चीफ कौन होता है। तो वो है मुख्य चुनाव आयुक्त, जो आज समय श्री राजीव कुमार साहब हैं, और 2 इलेक्शन कमिश्नर साहिबान भी ज्ञानेश कुमार साहब है। और लगे आपके शर्मिले ये भी बता दो कि उत्तर प्रदेश में मुख्य चुनाव आयुक्त मिस्टर राज प्रताप सिंह। मिस्टर राज प्रताप सिंह। इसका नतीजा 4 जून को आएगा, और इसके बाद चुनाव आयोग हर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उससे जो भी सेलेक्ट हुआ है उसका एक गजट प्रकाशित कर देगी, और इसके बाद समझो कि नए लोकसभा का गठन हो जाए। फिर ये जो लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यगण हैं ये जाएंगे
और वहाँ जब लोकसभा की बैठक होगी, नए लोकसभा में, नए संसद भवन में, तो एक तो फिर स्पीकर साहब होंगे जो सबसे वरिष्ठ होंगे, कोई भी पार्टी किसी के हो वो सबको शपथ दिलाएंगे, और इसके बाद फिर स्पीकर साहब आ जाएंगे, वो अपना काम करेंगे। ये था भारत का चुनाव। ये चुनाव आयुक्त तो बहुत आए हुए, लेकिन उसमें एक प्रमुख सितारे थे, श्री T.N. शेषन। वो जब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने तो राजनीतिक दल उनसे खौफ खाते थे, इतना उनका जलवा था। इसी के बाद तो हम जनता जाने कि चुनाव आयुक्त भी कोई चीज होते। अब एक चीज और जान जाओ बेटा कि जब से चुनाव अधिसूचना जारी हो जाती है तब से इनको हटाया कैसे जाता है? तब से प्रशासनिक ढांचे में आप बदलाव नहीं कर सकते। जो डीएम है वही रहेगा, जो कमिश्नर है वही रहेगा, जो डीजी है वही रहेगा। हाँ, वो जब चाहें जब आदेश कर सकते हैं इनको हटा। ये बेटा उनके पावर, चुनाव आयोग। और तब तक आप कोई प्लानिंग नहीं तैयार करेंगे, कोई नया काम नहीं करेंगे, और अगर कोई मर्यादा का उल्लंघन करेंगे चुनाव आचार संहिता का तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब इतनी लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? 93 आर्टिकल 93 में किया गया। तो बेटा फिर ये भी बता दो कि चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का जिक्र इसमें है 87, 88, 89, 90, 89। अब ये इससे संबंधित दो चीजों को आप जरूर दिमाग में रखें कि लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का वर्णन आर्टिकल 93 में है, और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का जिक्र आर्टिकल 89। और संसद का कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किस आर्टिकल? पार्लियामेंट 79 वो 79 है। आर्टिकल 79। अक्सर आपसे ये सवाल बहुत पूछते हैं, यदि टीसीएस वगैरह का तुम जानते पूछ गया कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। और उसमें बेटा ध्यान रखना कोई गड़बड़ न होने पाए। प्रेसिडेंट, राज्यसभा लोकसभा एंड लोकसभा। अब हमारे गोरेलाल पूछेंगे प्रेसिडेंट कहाँ घुस गए? प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 53। प्रेसिडेंट का नाम इसलिए लिया जा रहा है जब पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कि जब भी कोई बिल, जब भी पार्लियामेंट की बैठक होगी तो उसे आहूत कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। और जब 17 वसान होगा तब भी भारत का राष्ट्रपति ही उसे 17 वसान करे। एक चीज और, कोई बिल पेश होगा, आप जानते हैं कि बिल लोकसभा में भी पेश हो सकता है, बाद में राज्यसभा जाएगा, और जब वहां से भी पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और जब तक राष्ट्रपति साहब पर दस्तखत नहीं कर देते हैं तब तक वो कानून नहीं। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति का भी योगदान है लेजिस्लेशन में, और इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट हुआ आर्टिकल 79 में, तो वहाँ पहला ही नाम प्रेसिडेंट का है, दूसरा राज्यसभा का है, और तीसरा लोकसभा। एक चीज और बेटा,
ये भी हो सकता है कि कोई बिल पहले राज्यसभा में आए, वहां पास हो गया लोकसभा में जाए और तब राष्ट्रपति को जाए। जाना जरूरी है राष्ट्रपति महोदय के पास, कहीं पे राइडर लगे। जैसे बोलो मनी बिल कहाँ पेश होगा? सर हमेशा लोकसभा में हमेशा लोकसभा में पेश होगा। एक चीज और थोड़ा बताओ, मनी बिल कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर आर्टिकल 110 उसका जिक्र हमेशा भारत के वित्त मंत्री उसे पेश करेंगे, और अगर वित्त मंत्री का प्रभार प्रधानमंत्री के पास है तो प्रधानमंत्री पेश करेंगे। इस समय भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? मैडम निर्मला सीतारमण। एक चीज और जान जाओ बेटा, लगे आगे उस पर चर्चा में हम लोग आ गए हैं कि ये जो बजट या मनी बिल ये हमेशा लोकसभा में ही पेश होगा। पेश किया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, लोकसभा उसे पास कर देगी, अभी जाएगा राज्यसभा में। अब यहाँ पर इस मामले में राज्यसभा को बहुत सीमित पावर। राज्यसभा क्या है तो 14 दिन में उस पर चर्चा करके और उसे पास कर। 14 दिन का टाइम है, चाहे तो 14 दिन में कुछ न करे, उसे लटकाए रखे, वो ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा। और तीसरी बात सबसे अहम है कि जब ये जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास तो वे इस पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। और बिल को वापस कर सकते, इसको नहीं। यहाँ पे लोकसभा को एक विशेष हिंदू कोड बिल आया था। ये जो आप लोग एक्ट पढ़ते हैं ना, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, ये मिल के क्या उस समय था हिंदू कोड बिल। ये पास हुआ, राष्ट्रपति ने 2 बार वापस, तीसरी बार तो मनी बिल में राष्ट्रपति को पावर नहीं। मनी बिल में सिर्फ लोकसभा को पावर। हाँ, एक चीज और जान जाओ, क्योंकि चर्चा ही आज हो रही है सदनात्मक कार्यवाही। अगर मनी बिल लोकसभा में पेश हुआ और वो बिल गिर गया तो उसका क्या मतलब समझा जाए? सरकार गिर गई। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को तुरंत जाकर राष्ट्रपति जी को इस्तीफा सौंप देना पड़ेगा। क्योंकि अब यहाँ एक क्वेश्चन और आता है आपके एग्जाम में, वो ये आता है कि भारत की जो सरकार है वो किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन रहेगा राष्ट्रपति के प्रति, दूसरा ऑप्शन लोकसभा के प्रति, तीसरा ऑप्शन राज्यसभा के प्रति, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से किसी और जवाब आएगा लोकसभा। बेटा विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, बिल कोई हिंदी में विधेयक, ये 2 प्रकार के होते हैं। मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल। दूसरे रूप में कह रहे हैं सरकारी बिल और गैर सरकारी बिल। एक होता सरकारी विधेयक, ये सरकार की तरफ से पहले कैबिनेट में पास करके तब जाता है, और दूसरा होता है गैर सरकारी बिल।
क्योंकि विपक्ष के लोगों को भी तो अधिकार है कोई विधेयक लाने के लिए, तो उनको अधिकार से वंचित कर दिया। उनको भी अधिकार है कि वो कोई भी विधेयक ला सकते हो, फेल हो जाए बात अलग है, लेकिन लाने का तो हक। तो सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, हाँ एक चीज जरूर ध्यान जाओ, एक चीज हो, सरकारी विधेयक अगर लोकसभा में गिर गया तो इसका मतलब कि सरकार ने लोकसभा में अपना विश्वास अब खो दिया और उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। ये भारत के चुनाव को लेकर आज इतनी सारी चर्चाएं आपके सामने हुई। हम चाहते हैं कि जो संवैधानिक मांगते हैं या हम लोग क्योंकि स्वार्थी आदमी हैं, ऐसे टॉपिक जो संविधान से हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एक आध दिन और चर्चा हो जाए ताकि बच्चों को काफ़ी इससे आराम मिले।